गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, क्या अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वसीयत कर सकता है। नोटरी एडवोकेट को अक्सर इसका काम पड़ना है सर। ऑल इंडिया के मेरे नोटरी एडवोकेट्स जो हैं उनके पास अक्सर इस प्रकार की वसीयत आ सकती है कि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति आ गया और उसने कहा कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वसीयत कर दूं। यदि आपको इस कानून की जानकारी नहीं है तो आप क्या करेंगे? या तो आप ये सोचेंगे कि ये वसीयत है और हो जाती है तो आप कर देंगे। तो यदि कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति आता है और हमारे नोटरी वकील साहब से कहता है क्या इसकी वसीयत कर दें, तो आप क्या कर देंगे? नो सर, सिर्फ नोटरी एडवोकेट बनने से ही काम नहीं चलेगा, हमें इस कानून को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि वसीयत एक नोटरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी वसीयत करता है। इसलिए नोटरी वकील साहब के पास अक्सर इस प्रकार के अधिकतर काम आते हैं वसीयत नामा से संबंधित, तो उस कानून की जानकारी उनके लिए होना बेहद आवश्यक है। तो मेरा आज का वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और मेरे ने कमेंट्स करके इसके बारे में सवाल भी पूछा है। उन्होंने कई बार मेरे से रिटर्न में पूछा, कम से कम 4 या 5 बार। वो संभवतः पुलिस विभाग में पदस्थ हैं, उन्होंने भी ये सवाल मुझसे पूछा है। तो ये सवाल का जवाब एक आम व्यक्ति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है और हमारे नोटरी एडवोकेट्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 में जो नोटरी वकील साहब के कार्य दिए गए हैं, नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 में जो नोटरी वकील साहब के कार्य दिए गए हैं, उसके तहत नोटरी वकील साहब वसीयत का भी निष्पादन कर सकते हैं और पूरे भारत में बड़ी मात्रा में नोटरी एडवोकेट्स के द्वारा वसीयत का निष्पादन भी किया जाता है। तो इसके संबंध में जो हमारा आज का सर सब्जेक्ट है, क्या अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वसीयत कर सकता है? तो बिल्कुल सर, वसीयत की जा सकती है, लेकिन अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वसीयत कर सकता है। इसका रीजन है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2A है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 है और इसी प्रकार से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63 है। इसके बारे में हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे टाइटल से ही संबंधित हैं और हमारा जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है। इसके बारे में मैंने कंप्यूटर पर पूरी डिटेल के साथ इन धाराओं को वर्ड टू वर्ड में पढ़कर भी मैं आपको बताऊंगा और आसान भाषा में समझाऊंगा, और इसके अलावा मैंने उदाहरण के साथ आसान शब्दों में भी स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे पूरी चीज आपको आसानी से समझ में आ जाए। वैसे ये तो मैंने एक शब्द में जवाब आपको बता दिया कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वसीयत कर सकता है, लेकिन किस प्रकार कर सकता है, किस कानून के तहत कर सकता है, कैसे की जाएगी, कानून में कहाँ लिखा है, ये सब जानकारी मैं आपको डिटेल में आगे वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को सर आप पूरा देखें, बीच में कहीं भी स्किप ना करें, वरना आप महत्वपूर्ण जानकारी से आपको शॉर्ट में मैं इस बात की जानकारी दे देता हूं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2A और 2 उसकी उपधारा 2, ये अधिनियम किन लोगों पर लागू होगा इसमें उसके बारे में बताया गया है। उसमें जो हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध और हिंदू धर्म के मानने वालों में अनुसूचित जाति के व्यक्ति भी इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 भी इन पर लागू होगा, अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर लागू होगा। लेकिन अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर ये दोनों अधिनियम लागू नहीं होंगे। ये लागू तभी होंगे जब केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इसके बारे में विशेष नियम बनाए, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 कोष्टक में जो 25 लिखा होता है, उसके तहत ये बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में परिभाषित किया गया है। इसकी पूरी लिस्ट दी गई है। तो ये अनुसूचित जनजाति के लोगों को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया गया है, ताकि उनकी भूमि को, उनकी संपत्ति को, उनकी संस्कृति को, उनकी कल्चर को, उनकी परंपरा को सुरक्षित रखा जा सके। इसका उद्देश्य ये है। इसको मैं एक इस तरीके से भी आपको बता सकता हूं कि मैं हर राज्य में इसके संबंध में अलग अलग कानून बनाए गए हैं
उन्हीं कानूनों के तहत अनुसूचित जनजातियों पे वो लागू होते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण देकर बता देता हूं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जमीन सेल कर सकता है, विक्रय कर सकता है। लेकिन अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही जमीन विक्रय कर सकता है, उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जमीन विक्रय नहीं कर सकता। यदि उसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को जमीन विक्रय की जाती है तो उसको पहले कलेक्टर साहब से इसके संबंध में अनुमति लेना होगी, या सक्षम प्राधिकारी समझ लें आप। कलेक्टर, अगर आप जिस भी स्टेट में हो, आप पूरे ऑल इंडिया में जिस भी प्रांत में हो, तो सक्षम प्राधिकारी आप शब्द ले लें यहाँ, उनके द्वारा इसमें अनुमति दी जाएगी, लेटर दिया जाएगा। जब रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी तो रजिस्ट्री के समस्त दस्तावेजों के साथ वो लेटर भी अपलोड किया जाएगा, अनुमति का लेटर। उस अनुमति के लेटर के बिना अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन भी नहीं बेची जा सकती, और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति वसीयत भी नहीं कर सकता किसी अन्य व्यक्ति को, ना तो जमीन बेच सकता है ना ही वसीयत कर सकता है। ये प्रावधान स्पेशली अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू किए गए हैं। और अनुसूचित जाति में स्थिति सर थोड़ी सी अलग हो जाती है, वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत शासित हो जाते हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति की स्थिति कुछ अलग हो जाती है। तो ये जो धाराएं मैंने आपको बताई हैं, इन पे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन जानकारी शॉर्ट में दूंगा, लेकिन मुकम्मल जानकारी दूंगा, कानून के तहत दूंगा, धाराओं के साथ दूंगा, जिससे आपको कभी जीवन में परेशानी ना जाए। अगर आपके मन में सवाल भी उठता है कि आखिर ये कैसे होगा, तो आप मेरे वीडियो को जब भी देखेंगे तो आपको उसमें वो सभी धाराएं भी मिल जाएंगी और संपूर्ण कानूनी जानकारी भी मिल जाएगी जिसमें ये बताया गया है। क्योंकि सर ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्या अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वसीयत कर सकता है? ये इतनी आसानी से कानून में समझ में आना, मिलना, पढ़ना, ढूंढना ये इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए काफी कुछ ला देखना पड़ते हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए जो है कि गागर में सागर भरने की कोशिश की और बड़े शॉर्ट शब्दों में उनको तैयार किया है। तो आइए सर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आगे की जानकारी आपको वहां दूंगा। आइए सर हम वसीयत पर चर्चा कर रहे हैं, तो वसीयत के संबंध में इसकी परिभाषा को भी हम बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2H में वसीयत की परिभाषा दी गई है। वसीयत को एक अंतिम इच्छा पत्र कहते हैं, जो बनाने वाले की मृत्यु के बाद उसको लागू किया जा सकता है, या उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए उनका पालन किया जा सकता है। वसीयत एक व्यक्ति के द्वारा उसकी जीवित अवस्था में, बालिग अवस्था में, स्वस्थ चित्त अवस्था में लिखी जाती है, दो गवाहों की उपस्थिति में, जिसमें वो उसकी संपूर्ण संपत्ति को मरने के बाद किन किन उत्तराधिकारियों में देना चाहता है या किसी अन्य व्यक्ति को या संस्था को देना चाहता है, उसके बारे में वो व्यवस्था करता है। इसमें धारा 59 और धारा 63 महत्वपूर्ण धाराएं हैं। धारा 59 में बताया गया है कि वसीयतकर्ता का बालिग होना और स्वस्थ चित्त होना जरूरी है। बालिग होने से मतलब है कि वसीयतकर्ता की उम्र 18 वर्ष होना चाहिए या 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। स्वस्थ चित्त मस्तिष्क का होने से मतलब ये है कि वो उस वसीयत के परिणाम को भलीभांति समझता हो कि उसमें क्या लिखा गया है और उसके मरने के बाद उसको किस प्रकार से लोगों में वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार से धारा 63 जो है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की, ये भी महत्वपूर्ण धारा है। इसमें दो गवाह वसीयत में होना आवश्यक बताया गया है और वसीयतकर्ता को उन दो गवाहों की उपस्थिति में दस्तखत किए जाना आवश्यक है। और वसीयतकर्ता स्वयं ये देखें कि दो गवाह ने उसके समक्ष दस्तखत किए हैं। उसके बाद इसको आप नोटराइज भी करवा सकते हैं, पंजीकृत भी करवा सकते हैं, या सादे कागज पर लिखकर आप घर पर भी रख सकते हैं। सादे कागज पर घर पर आपने लिखकर अगर इसको रखी तो ये डाउटफुल भी हो सकती है, इसको कोर्ट में आसानी से चैलेंज किया जा सकता है, इसको साबित करने में आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आपने उसको नोटराइज करवाया, नोटरी वकील साहब के पास जाकर उसकी नोटरी करवाई, तो उसको इतनी आसानी से कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और उसमें नोटरी वकील साहब उसको प्रमाणित करते हैं तो एक अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में आपके पास मौजूद रहते हैं। लेकिन यदि आप इसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में जो प्रावधान बताए गए, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में जो प्रावधान बताए गए उसके तहत यदि आप इसको पंजीकृत करवाते हैं तो ये एक और भी बेहतरीन और मजबूत साक्ष्य आपके समर्थन में होगा। इसकी वजह यह है कि वसीयत हमेशा गवर्नमेंट साइट पर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के रूप में हमेशा मौजूद रहती है। यदि असल वसीयत आपके पास से घूम गई है, खो गई है, नष्ट हो गई है, तो आप इसकी प्रमाणित कॉपी गवर्नमेंट साइट से कभी भी उसकी शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में नोटरी वकील साहबों के पास ऐसा कोई पोर्टल नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल, जिस पर उन्होंने जो वसीयत तैयार की है उसकी प्रमाणित कॉपी आप प्राप्त कर सकें। वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा
वेलकम नोटरी पोर्टल के नाम से एक पोर्टल जरूर बनाया गया है, लेकिन उस पर अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि वसीयत की कॉपी वहां से प्राप्त की जा सके। तो इस प्रकार से ये वसीयत के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दे दी है। अब हमारा आज का जो टाइटल है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति क्या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वसीयत कर सकता है, तो इसका जवाब है कि हाँ सर, बिल्कुल कर सकता है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति वसीयत ही नहीं कर सकता, सिर्फ वसीयत ही नहीं कर सकता, वो जमीन भी बेच सकता है और उसकी जमीन को वो किसी भी अन्य जाति के व्यक्ति को विक्रय कर सकता है और बराबर उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार कार्यालय में होता है। रजिस्ट्रार कार्यालय क्या होते हैं, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में बताया गया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा में धारा 17 में वसीयत के बारे में भी बताया गया है, जिसमें टेस्टेमेंट्री और नॉन टेस्टेमेंट्री दस्तावेजों के बारे में बताया गया है। टेस्टेमेंट्री दस्तावेजों में वसीयत आ जाती है जिसका पंजीकरण आवश्यक नहीं है, लेकिन नॉन टेस्टेमेंट्री डॉक्यूमेंट्स में सेल डीड आती है जिसका पंजीकरण नेसेसरी है, कंपलसरी है। यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो वो दस्तावेज कानूनी रूप से अदालत में वैध नहीं माने जाएंगे। यदि उन पर कल से कोई लड़ाई झगड़ा या मुकदमेबाजी कोर्ट में होती है तो अदालत ऐसे दस्तावेजों को मान्यता नहीं देगी। आप ऐसे कई लोग और कई ग्रामीण लोग जो है कि नोटरी के दस्तावेज को ही घर पर कई सालों तक सुरक्षित रखते हैं, उसी को विक्रय विलेख मान लेते हैं, लेकिन जब उनके लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है और वो कोर्ट में दावे मुकदमे होते हैं तो कोर्ट उस दस्तावेज को नहीं मानती है, क्योंकि नोटरी से विक्रय पत्र की यदि आपने नोटरी करवा ली तो उससे आपको कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं होंगे। यदि आपने उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया है, गवर्नमेंट शुल्क अदा की है, तो कोर्ट उस दस्तावेज को मानता है और उसके आधार पर आपको मालिकाना हक प्राप्त हुआ मानता है। यदि कोई उसको चुनौती देता है तो उसकी चुनौती उस महत्वपूर्ण दस्तावेज के आधार पर बेअसर मानी जाएगी और विधि अनुसार कोर्ट दोनों पक्षों के सुनने के बाद उसमें फैसला करेगा। तो सर, अब हम आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वसीयत करता है? तो आइए सर, मैं उसके बारे में आपको कानूनी धाराओं के साथ आगे की जानकारी प्रदान करता हूं। देखिए, मैं आपको सर संक्षिप्त में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 से परिचित करा देता हूं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है। इस अधिनियम में जब तक कि कोई वाद विषय या संदर्भ के विरुद्ध ना हो तो प्रशासक, कोर्ट पत्र, निष्पादक, भारतीय निश्चय, अवयस्क, प्रोबेट, विल, राज्य, इसके बारे में इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। और ये सर जो भारतीय उत्तराधिकार, इसमें कुल एक लगाए 392 धाराएं हैं, एक लगाए 392 धाराएं हैं और एक लगाए 8 अनुसूचियां हैं। ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में दी हुई हैं। इसी प्रकार से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कुल एक लगाए 31 धाराएं सर इसमें, और इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिसों की अनुसूची भी इसमें दी गई है। अब इसमें सर हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसको संक्षिप्त नाम और विस्तार में सर इसके बारे में बताया गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कहा जाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। तो ये सर मेरा वीडियो किसी 28 राज्यों के किसी विशेष स्टेट या किसी विशेष प्रांत के लिए सीमित नहीं है। ऑल इंडिया के एडवोकेट्स के लिए, ऑल इंडिया के व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है। पूरे भारतवर्ष में, ऑल इंडिया में जहां भी जो भी लोग देख रहे हैं वहां पे ये कानून लागू है सर। इस कानून के प्रारंभ में दिया गया है और ऑल इंडिया के एडवोकेट्स जो पूरे भारत में प्रैक्टिस कर रहे हैं वकालत की, उनके लिए भी एक लाभकारी वीडियो है जहां उनको एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि ऑल इंडिया में लागू एडवोकेट्स के लिए भी है और ऑल इंडिया में हर व्यक्ति के ऊपर ये कानून के तहत इसको मान्यता दी गई है, ऑल इंडिया में लागू है। तो आइए सर मैं इसमें आगे की जानकारी आपको देता हूं। जैसा कि सर हमारा आज का टाइटल है, क्या अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वसीयत कर सकता है? तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति पे क्या कानून लागू होते हैं। अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 दोनों लागू होते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। यह अधिनियम लागू है ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मता हिंदू हो, ये इसमें लागू होता है अधिनियम। नंबर खा है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मता बौद्ध, जैन या सिख हो, उन पर भी सर ये लागू होता है। गा में है, ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो धर्मता मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो,
जब तक कि वह साबित न कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एवं उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भागरूप किसी रूढ़ या प्रथा द्वारा शासित न होता। तो इस प्रकार से यह अधिनियम पारसी, यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियन जो ना हो उन लोगों पर भी लागू होता है। इसी प्रकार से इसके स्पष्टीकरण में भी एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है, मैं आपको सर वो भी बता देता हूँ। निम्नलिखित व्यक्ति धर्मता यथा स्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं। मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख किसको माना गया है इसके अंतर्गत, वो इसमें परिभाषित किया गया है। का कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मता हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो। मतलब कोई भी चाइल्ड, कोई भी बच्चा जिसके माता पिता दोनों ही, मतलब माता और पिता दोनों ही हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो तो उन पर यह अधिनियम लागू होगा। और हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं, ये इसमें स्पष्टीकरण में बताया गया, तो उन पर यह लागू होगा सर। दूसरा है सर इसमें कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मज हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जो इस जनजातीय समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो, जिसका वह माता या पिता सदस्य हैं या था। मतलब इसमें भी कोई चाइल्ड, अपत्य से मतलब कोई चाइल्ड, कोई बच्चा जिसके माता पिता में से कोई एक, इसमें इससे पहले वाले उदाहरण में दोनों को बताया था, इसमें कोई एक के बारे में बता रहे हैं कि हिंदू, बौद्ध, जैन या सिखों और जो जनजाति के समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पलाओ जिसका या माता या पिता सदस्य या था। इसके स्पष्टीकरण में इनको इस प्रकार से परिभाषित किया गया। गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिपरिवर्तित हो गया, मतलब रिकन्वर्ट हो गया, तो ये इसके स्पष्टीकरण में बताया गया है कि निम्नलिखित व्यक्ति धर्मजा यथा स्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं। मतलब ये जो परिभाषा में तीनों दी गई हैं, इन सबको हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख उन्होंने माना है। अब स्थिति ये बनती है सर इसकी उपधारा 2 की, जो कि एक महत्वपूर्ण उपधारा है, जो कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से संबंधित है, जो वसीयत नहीं कर सकता, ना जमीन बेच सकता है। ये धारा सिर्फ उसी कंडीशन में लागू होगी, मैं एक बार आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर बता देता हूं, उसके बाद इसका एक्सप्लेन भी सर आपको कर दूंगा। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के हेतु हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो लागू ना होगी, जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना कर दे। सर जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था, वो यही धारा थी कि जब तक केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके विशेष प्रावधान नहीं बनाती है, तब तक यह अधिनियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 भी। इसी में धारा 3 में दिया हुआ इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यथापि धर्मता हिंदू नहीं है, तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे अधिनियम इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता। तो इस प्रकार से सर एक महत्वपूर्ण परिभाषा थी, जो कि अनुसूचित जाति के लोग जो कि हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत शासित माने जाएंगे। और यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति निर्वसित ही मर जाता है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उसकी संपत्ति को विभाजित किया जाएगा। वसीयत के मामले में भी प्रत्येक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अधिकार है कि वो उसकी संपत्ति को किसी भी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर सकता है। अनुसूचित जनजाति से ही मतलब नहीं है कि अनुसूचित जनजाति को किसी भी अन्य व्यक्ति को उसकी संपत्ति वसीयत के द्वारा दे सकता है। जैसा कि सर हमारा टाइटल है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वसीयत कर सकता है क्या, तो उस सवाल का जो जवाब दिया गया है वो धारा 30 में भी दिया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 है। पहले मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूं, फिर समझा भी दूंगा। धारा 30 वसीयती उत्तराधिकार। कोई हिंदू विल द्वारा या अन्य वसीयती वेन द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 यह हिंदुओं को लागू और किसी अन्य तत्समय पूर्वक विधि के उपबंधों के अनुसार किसी ऐसी संपत्ति को व्यवनित कर सकेगा या कर सकेगी जिसका ऐसे व्यवनित किया जाना शक्य हो। तो इसमें सर स्टार्टिंग में बताया धारा 30 है वसीयती उत्तराधिकार, और ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 है कि कोई हिंदू विल द्वारा, मतलब कोई हिंदू शब्द इस्तेमाल किया गया है
ये नहीं है कि बौद्ध, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध या अनुसूचित जाति। नो सर, इसमें ऐसे स्पेशली शब्द नहीं, सिर्फ एक हिंदू शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है। और चूंकि अनुसूचित जाति के लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, इसलिए वो भी इस धारा के अंतर्गत इस अधिनियम के पालन, ये अधिनियम उन पर भी लागू होगा। और इसके तहत वो भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में जो प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों के तहत वसीयत कर सकते हैं। उन कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए वो वसीयत कर सकते हैं। लेकिन अनुसूचित जनजाति की स्थिति अलग हो जाती है। अब मैं सर आपको आगे की जानकारी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की दे देता हूं। वो आइए, अब मैं आपको आगे की जानकारी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के बारे में प्रदान करता हूं सर, क्योंकि वो भी हमारे टाइटल से संबंधित है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वसीयत तो कर देगा, लेकिन वसीयत करेगा तो किन प्रावधानों के तहत करेगा, उसमें क्या नियम होंगे, ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में बताया गया है। और 1956 में इसकी परिभाषा दी गई है, धारा 30, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 में परिभाषा दी गई है। तो आइए सर, अब मैं आपको भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के बारे में जानकारी देता हूं। जैसा कि सर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है, उसमें कुल एक लगाए 391 धारा। धारा 59 में सर देखें, विलय और क्रोट पत्र अध्याय 2 में दिया हुआ है, धारा 59 विल करने के लिए समर्थ व्यक्ति, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति को वसीयत में इन कानूनी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। वरना कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण भी वसीयत को निरस्त होना पड़ता है। अगर कोर्ट में उसको चुनौती दी जाती है और नियमों के तहत अगर वसीयत की जाती है, तो उसको इतनी आसानी से निरस्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट गुण दोषों के आधार पर सब कुछ देखती है। धारा 59 है, विल करने की समर्थ शक्ति। प्रत्येक स्वस्थ चित्त व्यक्ति जो अवयस्क नहीं है, विल द्वारा अपनी संपत्ति का व्ययन कर सकेगा। अब सर वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ने की बजाय इसको शॉर्ट शब्द में आपको बता देता हूं कि धारा 59 में बताया गया है कि स्वस्थ चित्त व्यक्ति और बालिग व्यक्ति वसीयत कर सकता है। 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर उसकी उम्र होना चाहिए। और स्वस्थ चित्त से उसका आशय ये है कि उसको वसीयत के किए जाने के परिणामों के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि वसीयत में क्या लिखा है, और उसके मरने के बाद जब इसको लागू किया जाएगा तो किन किन लोगों में संपत्ति को वितरित किया जाएगा। और उसको कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, वो वसीयत के परिणामों को, अच्छे भले परिणामों को समझने वाला होना चाहिए। ये इसकी धारा 59 में दिया गया है। इसका प्रावधान किया जाना नेसेसरी है। अब धारा 63 के बारे में सर मैं आपको बता देता हूं। विशेषाधिकार रहित विलों का निष्पादन धारा 63 में बताया गया है। इसको भी सर मैं अगर वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा तो काफी समय लग जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसको मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं मौखिक तौर पे कि धारा 63 में ये बताया गया है कि वसीयत में 2 स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति आवश्यक है। 2 स्वतंत्र गवाहों के समक्ष वसीयतकर्ता उस वसीयत पर दस्तखत करेगा और स्वतंत्र साक्षी भी उस पर दस्तखत करेंगे। और उसके बाद उसको नोटराइज या पंजीकृत करवाया जाएगा या उसको सादे कागज पर लिखकर घर रखा जाएगा। वो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया है तीनों के महत्व के बारे में। तो ये धारा 63 है सर। इन दोनों धाराओं के कानूनी प्रावधान नेसेसरी हैं। यदि आप इन कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं तो वसीयत विधि अनुसार वैध नहीं मानी जाएगी। अब मैं आगे की जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूं सर, जो आसान शब्दों में मैंने आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर तैयार करके रखी है। तो आइए सर हम देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति आपस में वसीयत कर सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान और अपवाद मौजूद हैं। नंबर 1 है सर, अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वसीयत कर सकता है। इसके बारे में सर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार है। इस अधिनियम में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये अपनी संपत्ति किसी भी अन्य जाति या समुदाय के व्यक्ति को वसीयत कर सकते हैं, चाहे इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति को वसीयत कर सकता है। तो इसके बारे में सर बताया कि अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(1)(a) में उपधारा 2 के अनुसार
यह अधिनियम तब तक अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा जब तक कि सरकार अधिसूचना द्वारा इसे लागू ना करे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था। इसका मतलब यह है कि अनुसूचित जनजातियों पर उनके पारंपरिक और सांस्कृतिक उत्तराधिकार कानून लागू होते हैं जब तक कि सरकार विशेष अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को उन पर लागू ना कर दे, जो कि राजपत्र में गजट में प्रकाशन करके किया जाता है। हालांकि अगर सरकार ने अधिसूचना द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को उस जनजाति पर लागू कर दिया है तो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति भी अपनी संपत्ति वसीयत के माध्यम से किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को दे सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। इतने आसान शब्दों में सर मैंने तैयार किया आपके लिए कि मुझे लगता है कि पढ़ने से ये समझ में आ रहा है, इसको समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, इतने आसान शब्द हैं सर ये। अनुसूचित जाति का व्यक्ति, इसका सर सारांश भी देख लेते हैं हम। अनुसूचित जाति का व्यक्ति बिना किसी बाधा के अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वसीयत कर सकता है और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को वसीयत नहीं कर सकता है। अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं कर सकता है, बशर्ते उस पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हो। अगर लागू होगा, उसको केंद्र सरकार राजपत्र में नियम बनाकर अगर लागू करती है तो वो फिर उसके तहत कर सकता है। धारा 2A, धारा 2(1)A, इसमें जो मुख्य बिंदु हैं सर वे बताए गए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म के अनुयायी हैं। लेकिन उपधारा 2 में एक महत्वपूर्ण अपवाद दिया गया है, जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया है। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के बावजूद यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर तब तक लागू नहीं होगा सर, जब तक कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसे लागू करने के निर्देश ना दे। उपधारा 2 का जो अर्थ है सर वो बताया गया है कि इसका मतलब यह है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 25 के तहत अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर स्वतः लागू नहीं होता। अनुसूचित जनजातियों पर यह कानून तब लागू नहीं होगा जब तक कि केंद्रीय सरकार इसे अधिसूचना के माध्यम से विशेष रूप से लागू नहीं करती है। विशेष रूप से लागू करना आवश्यक है सर, इसमें यह एक महत्वपूर्ण अपवाद है। अनुसूचित जनजातियों के पारंपरिक और सांस्कृतिक कानूनों को संरक्षण देने के उद्देश्य से इसको रखा गया है। अनुसूचित जातियों पर लागू क्या है सर? अनुसूचित जातियों के लिए ऐसा कोई अपवाद नहीं है। अनुसूचित जातियों के लोग हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत आते हैं और उन पर यह अधिनियम लागू होता है। इसका मतलब है कि अनुसूचित जाति के लोग अपनी संपत्ति को वसीयत के माध्यम से अनुसूचित जाति या अन्य किसी भी जाति के व्यक्ति को दे सकते हैं, बशर्ते कि वह हिंदू धर्म के अनुयायी हों। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उन पे ये दोनों लॉ और दोनों कानून लागू होंगे, इन पे कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लोगों पर प्रतिबंध है। धारा 30 को भी हम सर आसान शब्दों में समझ लेते हैं, जो मैंने आपके लिए स्पेशली तौर पे तैयार करा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत राइट टू बेक्वेट का अधिकार प्रदत्त किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी हिंदू अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी हिंदू अपनी संपत्ति की वसीयत किसी भी व्यक्ति को कर सकता है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का हो। लेकिन अनुसूचित जनजातियों पर यह अधिकार धारा 2(2) के अनुसार तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा इसे लागू ना किया गया हो। वही जो मैंने सर आपको अभी कुछ क्षेत्रों में अलग अलग कानून बनाए गए उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि और संपत्ति केवल अन्य अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ही हस्तांतरित की जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका जो मकसद और उद्देश्य है, जनजातियों की भूमि को संरक्षित करना और उनकी आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखना। ये गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए बनाए गए हैं। इसको हम एक उदाहरण के तौर पे सर समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में एक नियम है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य अपनी कृषि भूमि को केवल अन्य अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही बेच या हस्तांतरित कर सकता है। इस कानून का उद्देश्य जनजाति भूमि की सुरक्षा करना है। अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपनी भूमि को किसी अन्य समुदाय जैसे कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को वसीयत करना चाहता है तो उसे यह वसीयत अवैध मानी जाएगी और भूमि हस्तांतरण को रद्द किया जा सकता है। मतलब अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जमीन बेचता भी है तो भी उसको कानूनन रोक है, या किसी अन्य व्यक्ति को भी बेचता है तो वो भी कानूनन रोक है। इसके लिए गवर्नमेंट से विशेष अनुमति लेना होगी, उसके बाद ही वो इस प्रकार का विक्रय विलेख निष्पादित कर पाएगा या वसीयत को कर पाएगा। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर भी समझ लेते हैं। माना कि रमेश, जो कि एक अनुसूचित जाति गौण जनजाति का सदस्य है, अपनी संपत्ति सुरेश को, जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, वसीयत करना चाहता है।
अगर मध्य प्रदेश में रमेश की संपत्ति स्थित है और राज्य कानून के अनुसार जनजाति के सदस्य केवल जनजाति के अन्य सदस्यों को संपत्ति दे सकते हैं, तो यह वसीयत अवैध मानी जाएगी। सुरेश इस संपत्ति का अधिकार नहीं पा सकेगा। अनुसूचित जाति का सदस्य है और जनजाति नहीं है। अनुसूचित जाति का सदस्य, क्योंकि सुरेश अनुसूचित जाति का सदस्य है। सुरेश इस संपत्ति का अधिकार नहीं पा सकेगा क्योंकि वह अनुसूचित जाति का सदस्य और जनजाति का नहीं है। इसमें स्पष्ट बताया गया सर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 दोनों ला इसमें दिए हुए हैं, और जो मैंने आपको अभी जानकारी दी है उससे हट के जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये जो बुक्स में प्रिंटेड और प्रकाशित है वो जानकारी हमें ऑनलाइन या गूगल पर या ऐसे भी हम कहीं अन्य से प्राप्त करना चाहें तो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 के बारे में बता देता हूं कि यह किस प्रकार से इसमें कुछ उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट के कुछ साइटेशंस हैं जिनके हवाले से इसमें जानकारी दी गई है। तो इसमें सर अधिनियम का जो लागू होना उसके बारे में बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति गोंड के बारे में इसमें चर्चा की गई है। मृतक गोंड जनजाति का था जिसकी मृत्यु के पश्चात उसकी भूमि उसकी विधवा के कब्जे में थी। वसीयत के आधार पर प्रावधानों को चुनौती दी गई। अभी निर्धारित इसमें यह किया गया सर कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसूचित जनजाति गोंड जाति के सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं। यह सर एक महत्वपूर्ण बात है सर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसूचित जनजाति गोंड जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं। कैलाश सिंह बनाम मेवालाल सिंह गोंड AIR 2002 MP 112, और उसके बाद एक अन्य उसमें भी ये दिया गया है 2002 भाग 2 MPLJ 163, और तीसरा ये प्रकाशित हुआ है बुक में 2002 भाग 2 MP वीकली नोट 8। कैलाश सिंह बनाम मेवालाल सिंह गोंड के बारे में ये फैसला दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति गोंड जाति के सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान। एक महत्वपूर्ण ठोस और मजबूत जवाब हुआ सर। अगला देख लेते हैं हम। संपत्ति की विरासत। मृतक की पुत्री द्वारा आधे हिस्से के लिए दावा किया गया। इस आधार पर प्रतिवाद किया गया कि ओरेना जनजाति, इससे पहला गोंड जनजाति के बारे में बताया था, ये ओरेना जनजाति के बारे में, ओरेना जनजाति की पुत्री पिता की संपत्ति की विरासत प्राप्त करने की हकदार नहीं है। इसको चुनौती दी गई। चुनौती देने के बाद कोर्ट ने इसमें यह फैसला माना कि मृतक की पुत्री आधा हिस्सा प्राप्त करने की हकदार है और वह धारा 178 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत आधे हिस्से के लिए आवेदन कर सकती है। और ये चुड़ैया, पिता झाड़ी और अन्य बनाम मंगरीबाई और अन्य 2000 भाग 2 MPLJ 441 में ये जजमेंट दिया गया है। और इसी प्रकार से ये तीसरा उदाहरण है सर, इसमें गौंड जाति पर अधिनियम का लागू ना होना। चुनौती दी गई। इसमें अभी निर्धारित किया गया संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 अनुसूची भाग 8 मध्य प्रदेश से संबंधित प्रविष्टि 6 में उल्लेखित गौंड जनजाति पर हिंदू विवाह अधिनियम एवं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। सर गौर से सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सर। ये शकुनाबाई पति सोमनाथ कुशराम और अन्य बनाम सियाबाई पति सोमनाथ और अन्य 1999 भाग 2 MPLJ 307, इस जजमेंट के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। इसमें यह फैसला दिया गया है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना। गौंड जनजाति के बारे में सर, ये मृतक शिक्षक था, उसकी मृत्यु के पश्चात बीमा, ग्रेजुएटी एवं GPF के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया। मृतक की 2 पत्नियां थीं। दूसरी पत्नी द्वारा आपत्ति ली गई। इसमें यह भी निर्धारित किया गया कि गौंड जनजाति में एक से अधिक पत्नी रखने का रिवाज है, अतः अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी 1/8 अंश के समान रूप से प्राप्त करने के भी हकदार हैं। शकुनबाई पति सोमनाथ कुशवाहा और अन्य बनाम सियाबाई बनाम सोमनाथ और अन्य 1999 भाग 2 MPLJ 307 में ये पारित किया गया है निर्णय विधि। तो अब सर मेरे जो एक व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझसे सवाल किया था कि क्या अनुसूचित जाति
का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वसीयत कर सकता है? तो उसका जवाब है कि हाँ सर, बिल्कुल कर सकता है, कानून के तहत कर सकता है, जो मैंने आपको बताया। लेकिन अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति को वसीयत नहीं कर सकता है। पूरी लिस्ट दी गई है अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पूरी लिस्ट दी गई है। आप उसमें पूरे कानूनी प्रावधान, पूरी लिस्ट को आप देख भी सकते हैं कि अनुसूचित गोंड, ओरेना, ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो अनुसूचित जनजाति में आती हैं। तो इस प्रकार से सर मैंने मुकम्मल और कंप्लीट कानूनी जानकारी आप लोगों को प्रदान कर दी है, और उम्मीद है सर कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और यदि आपको और कोई भी अन्य कानूनी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करके लिखें। जहां तक हो सकेगा मैं उसका कानूनी धाराओं के तहत विधि अनुसार जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे मेरे चैनल की शुरुआत नोटरी एडवोकेट्स से हुई है सर, क्योंकि मैंने नोटरी के लगभग 40 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं। ऑल इंडिया के मेरे नोटरी एडवोकेट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो मेरी यही प्रयास है, यही कोशिश है कि वो मेरे चैनल पर उनकी समस्या का समाधान कर सकें। और नोटरी एक्ट 1952 में कुल एक लगाए 16 धाराएं, नोटरी नियम 1956 में कुल एक लगाए 17 धाराएं। इन पे मैंने लगभग अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग सवालों पर, अलग अलग एंगल से 40 वीडियो अपलोड कर दिए। मुझे लगता है कि सारे सवालों का जवाब उनमें आ चुका है। तो कोई भी व्यूअर्स को अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो पहले वो मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख ले। यदि उसमें उसको उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो कमेंट्स करके लिखे, तो मैं उस पर आगे का जवाब इंशाल्लाह दूंगा, नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। वर्तमान में ऑल इंडिया में कई स्टेटों में COP प्रदान किए जा चुके हैं, और जल्दी ही पूरे ऑल इंडिया में अन्य लोगों को भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दिया जाएगा। इसकी कार्रवाई बड़े जोर और शोर से चल रही है। इस पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा ऑल इंडिया के मेरे नोटरी एडवोकेट्स के लिए। ये हमारा जो टॉपिक था वसीयत से रिलेटेड है, वसीयत भी नोटरी से ही रिलेटेड है सर, ये नोटरी से हटके नहीं है, आप इसको अलग ना मानना। क्योंकि नोटरी वकील साहब को ही नोटरी करना है वसीयत की। कस्टमर उनके पास आएगा, अब उनको अगर ये जो मैंने कानून बताया, अगर आपको कानून की जानकारी है, आप पहले से अपडेट हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से कह देंगे कि लाओ मैं कर देता हूँ वसीयत। चाहे अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी आ जाएगा तो व्यक्ति करने में हिचकिचाएगा नहीं, आजू बाजू नहीं देखेगा, बगले नहीं झाकेगा, कि नो, उसको मालूम है कि यस मैं इसको कर सकता हूं, तो बिल्कुल वसीयत कर देगा। लेकिन अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अगर आ जाता है और अगर भूले से कर दिया तो सर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कानूनी प्रावधान के तहत नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है, भारत में उस पर रोक लगाई गई है। तो सर मेरा मकसद भी यही कि ऑल इंडिया के मेरे सभी नोटरी एडवोकेट्स जागरूक बने और अपने कार्य में उन्नति और तरक्की हासिल करें, और बहुत जल्द सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त होगा। प्राप्त करके नोटरी के कार्य को सर आप सभी प्रारंभ करें। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।